हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे ऑफिशियल सीबीएसई का सैम्पल पेपर। ये वीडियो आपको दो तरह से हेल्प करेगी बच्चों। पहला, मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 8 साल से मैं चेकिंग कर रहा हूँ सीबीएसई में, और मैं आपको वो बता सकता हूँ कि लूप होल्स क्या रह सकते हैं। पेपर अटेम्प्ट कर आप आए हो, लेकिन आप क्या 35 मार्क्स के लिए कॉन्फिडेंट हो? वो चीज़ आपको यहाँ पर पता लगेगी कि क्या चीज़ें आपके नंबर कटवा देती है और आपको लगता है कि आप पेपर बिल्कुल सही करके आए हो, राइट। तो आज के पेपर में सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझेंगे, फिर मैं वन बाय वन आपको आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा, राइट। और फिर हम ये डिसाइड करेंगे इसके बाद कि और जो हमारा कंटेंट आएगा आगे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। मतलब कि आपको पता है कि कल मैंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी कि 50 प्लस न्यूमेरिकल्स लेकर आ रहा हूँ, तो वो भी पूरी कोशिश रहेगी कि आज की आज ही रात तक डल जाए। 15 प्लस डेरिवेशंस की वीडियो वो भी आज की आज डल जाए। तो वो डेरिवेशंस तो मैं डाल दूंगा, न्यूमेरिकल्स में डाल दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट करना तुम इस वीडियो में सीखोगे। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे बच्चों, यहाँ पर हम जो सोल्व करेंगे वो सोल्व करेंगे सीबीएसई का सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया था, राइट। अब सबसे पहली बात जो आपको शायद पता ही होगी कि टोटल 12 क्वेश्चंस रहने वाले आपके पास, और सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, राइट, लेकिन क्वेश्चंस कंपलसरी है। सेक्शन 3 रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। क्लियर बात अपने को? सेक्शन ए में 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2-2 नंबर के, राइट। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा क्योंकि 24 नंबर का अकेला सेक्शन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें। और सेक्शन सी में आपको एक केस स्टडी क्वेश्चन मिलेगा जो कि 5 नंबर का होगा, और केस स्टडी क्वेश्चन पर सभी की नजर है भाई कि वो ऑप्टिक्स में से आएगा या सेमीकंडक्टर्स में से आएगा। हम कुछ प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद ऑप्टिक्स या सेमीकंडक्टर में से ही आएगा। क्लियर है बात अपने को? आपको लॉग टेबल दी जा सकती है अगर आपको, वैसे तो ऐसा कोई लॉग टेबल वाला क्वेश्चन है नहीं अपने पास, बट हाँ अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आया ऐसा तो आप यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर ना जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो उठा रखा है सेमीकंडक्टर में से। अच्छा, अपने को ना ये भी आइडिया हो जाएगा इस पेपर को सोल्व करके कि सेक्शन 1 में से सेमीकंडक्टर में से क्या क्वेश्चन बना है, न्यूक्लियर में से क्या क्वेश्चन बना है, और सेक्शन बी में किस चैप्टर में से ज़्यादा कंटेंट मिला है अपने को। तो ये भी अपने को हेल्प करेगा चीज़ों को थोड़ा समझने में, और थोड़ा सा ये चीज़ चेक करने में कि भी कौन से सेक्शन के लिए किस चैप्टर में से पढ़ना जरूरी है। क्लियर है बात अपने को? चलो, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो बच्चों वो ये है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। किसी प्योर सेमीकंडक्टर में जो कि सिलिकॉन का है, सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 ही सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं मोस्टली, एंटी मैंने डाल दिया। आपको बताना है कि किस तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा, और उस सेमीकंडक्टर का आपने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है। देखो सुनो, क्वेश्चन क्योंकि 2 नंबर का है, राइट, तो इसमें मुझे 1 नंबर जो मिलेगा, अब आंसर्स मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, मतलब आंसर इसलिए हमने पेस्ट कर रखा है ताकि हम आपको रिलेट कर सके कि 1 नंबर किस चीज़ के है और डिवीजन कैसे होता है। अब जैसे इन्होंने बोला है कि भाई सबसे पहले तो ये बताओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस चीज़ का मिलेगा। एंटी मनी यार मुझे पता है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, और जब भी हम सिलिकॉन को क्रिस्टल में, मतलब मैं कोई पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दूँ, जैसे कि अगर मैं एंटीमनी की बात करूँ, मैंने एंटीमनी डाल दिया, तो एंटीमनी के पास तो यार 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे इसका, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जो ये 1 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है ये फ्री है, राइट। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टिविटी बढ़ा रहा है सेमीकंडक्टर की, क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है अपने को? एन टाइप मिल रहा है। नेगेटिव इम्प्योर, जब नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब एन टाइप मिल रहा है अपने को। क्लियर है? और आपको मैंने कल बताया था ग्राफिकल और डायग्राम्स वाली वीडियो में कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है भाई तो उसके पास डोनर एनर्जी लेवल होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, राइट। इस तरह से हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। ये मैंने डायग्राम कल वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। और जो डायग्राम मैंने बनाया ना ये वाला, ये देखो T इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 केल्विन, मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर है सराउंडिंग का, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए। कहाँ पर? कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए अपना यहाँ पर कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जो एनर्जेटिक होंगे, राइट। क्लियर है अपने को बात ये वाली? और डोनर एनर्जी लेवल कल भी मैंने बताया था, डोनर एनर्जी लेवल जो होता है बच्चों वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हमेशा एन टाइप में।
जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, और डोनर एनर्जी लेवल आपको हमेशा कंडक्शन बैंड के पास मिलेगा। तो इस तरह से ये डायग्राम बनाने के आपको 1 नंबर मिलने थे, और ये बताने के कि किस तरह का सेमीकंडक्टर बना उसके भी आपको क्या मिलने थे, 1 नंबर, राइट। तो इस तरह से आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एटम से है। अच्छा, ये चीज़ आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कि भाई देखो सेक्शन ए में ना, सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन था वो था सेमीकंडक्टर से, दूसरा क्वेश्चन भी कहाँ से है, वो है इसमें से, अपना एटम में से, राइट। तो आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पर, कमेंट्स आए हैं अच्छे अच्छे। अब चैनल इतना ग्रो कर रहा है आपकी वजह से, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आप आ रहे हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मान लो 2 हाइड्रोजन एटम्स है और इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है दोनों में, राइट। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग हो जाए? अपने आंसर को जस्टिफाई करो। एक बात को सोचो जरा, क्या ये पॉसिबल है? अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में है किसी एक्स एटम में, और दूसरे एक्स एटम में भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में, और दोनों एटम्स आइसोलेटेड है, अलग अलग है मतलब, तो हमको पता है यार स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है ना एनर्जी का बच्चों, वो क्या होता है, -13.6 Z²/n²। अब तुम ये देखो यार, जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n² के। जब तुम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट जो क्वांटम नंबर है, मतलब जो तुम ये चेंज कर दोगे, राइट, क्वांटम नंबर ही चेंज कर दोगे, तो यार क्वांटम नंबर चेंज करने का मतलब एनर्जी अलग। लेकिन जब तुम बोल रहे हो कि क्वांटम नंबर ही सेम है, राइट, अगर n दोनों केस में सेम है तो एनर्जी भी तो सेम होगी। क्या तुम समझे इस बात को? तो आंसर क्या होगा कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई सेम, देखो अलग अलग एनर्जी हो सकती है अगर एंगुलर मोमेंटम सेम हो जाए, नहीं पॉसिबल। नो नो नो, क्यों हुआ ये? क्योंकि n² पर डिपेंड कर रहा है। अगर n की वैल्यू तुमने सेम कर दी, राइट, n की वैल्यू तुमने सेम कर दी, तो कैसे पॉसिबल होगा, राइट। तो इसका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। अब इसका जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफिकेशन के लिए देखो यही फॉर्मूला यूज कर रखा है यार। बोहर मॉडल क्या बोलते हैं, एनर्जी इज बेसिकली -13.6 ओवर n²। ये n² पर डिपेंड कर रहा है, n² पर। अगर आपने n की वैल्यू सेम रखी है तो डिफरेंट एनर्जी कैसे हो सकती है? सो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी बिलोंग टू डिफरेंट लेवल्स, एंड डिफरेंट लेवल विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, राइट। अब इसमें और क्या पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि एनर्जी अलग हो और सेम एंगुलर मोमेंटम हो? यार एंगुलर मोमेंटम भी तो डिफरेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम भी तो डिफरेंट होगा। वो कैसे डिफरेंट होगा? देखो एंगुलर मोमेंटम भी तो डिफरेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम के लिए वो क्वांटाइजेशन कंडीशन लगाओ बोहर की, राइट। वो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है? क्वांटम कंडीशन मतलब हमको पता है यार कि स्टेशनरी ऑर्बिट वही है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, वो किसके मल्टीपल में आ जाए, h/2π के। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, क्वांटम नंबर, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर पता लग रहा है बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम खुद भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। तो एंगुलर मोमेंटम भी अलग होगा, राइट। एनर्जी भी अलग होगी और एंगुलर मोमेंटम भी अलग होगा। एनर्जी सेम नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की दोनों एनर्जी n² पे इनवर्स पे डिपेंड कर रही है और एंगुलर मोमेंटम n पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है बात अपने को? तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस हो गए और आपने ये भी देखा कि हाँ किस चीज़ का कितना नंबर है। सबसे पहले तो यहाँ पर आधा नंबर तो इस चीज़ का है कि क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी हो? आंसर है नो, राइट। उसके बाद उसका आपने रीजन एक्सप्लेन कर दिया, आधा नंबर उसका, और उसके बाद फिर एंगुलर मोमेंटम से कोरिलेट करके रीजन दे दिया, तो 1 नंबर इस चीज़ का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के डिवीजन हो गए। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो मॉडर्न फिजिक्स भरी पड़ी है ना, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर देखो सेक्शन ए में आपको भर के मिल रहा है बिल्कुल। यहाँ पर ये बोला है कि एक्सप्लेन करो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और काइनेटिक एनर्जी किसी भी फोटो सेल के लिए कैसे वेरी करेगी अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे लेकिन इंटेंसिटी को सेम रखे। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो अगर मैं बोलता हूँ यार मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, राइट। कल मैंने आपको एक ग्राफ एक्सप्लेन किया था कि यार
एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, राइट, को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने बोला था यार इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से, राइट। यहाँ पर जब भी बच्चों ये ग्राफ बनाओगे आप तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब आप ये क्लियरली देख पा रहे हो y एक्सिस पर क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, राइट, और x एक्सिस पर क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी। मतलब यार मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ ना अगर, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या, लीनियर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन गिराओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। किसकी ज़्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी। तो इससे ये पता लग रहा है कि यार फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी पे तो फर्क आएगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी डेफिनेटली। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी हैज नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ फोटोन की एनर्जी बढ़ा रही है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन को नहीं इंक्रीज कर रही है, राइट। तो सीधा आंसर है कि क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, आंसर है नहीं, क्योंकि एक फोटोन की जितनी मर्जी एनर्जी बढ़ा दो वो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का करंट पे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो डेफिनेटली बदलने वाली है, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है यार, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज बिकॉज इंसिडेंट फोटोन is only interacting with one electron only, it is not interacting with many electrons, right, okay। और इस चीज का आपको मिल जाएगा आधा नंबर। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज है कि फोटो करंट पे तो कुछ, काइनेटिक एनर्जी पे, अब काइनेटिक एनर्जी पे तो यार डेफिनेटली फर्क पड़ना ही है। और यहाँ पर एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, शो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ अबव टू केसेस। अब ग्राफिकल वेरिएशन दिखानी है हमने, चलो वो भी दिखा देते हैं, राइट। यहाँ पर ना एक और चीज भी है मेंशन जो हमने स्किप कर दी, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन से वेरी इफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर ना देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो यार, बिल्कुल सिंपल है। देखो यार, अगर मैं बोलता हूँ आपको कि ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ ना, ये बना रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में, राइट। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और करंट में ग्राफ क्या होगा, ये वाला, है ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ लेकिन जो करंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट। और ये जो फ्रीक्वेंसी भाई, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही करंट प्रोड्यूस होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले करंट होगा ही नहीं, क्योंकि वर्क फंक्शन के बाद तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उससे पहले करंट की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, राइट। और उसके बाद करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये करंट की वैल्यू में लीनियर चेंज आएगा अगर मैं इंटेंसिटी को करंट के साथ रिलेट करूं। इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो करंट भी क्या होगा, लीनियरली ग्रो करेगा, राइट। क्लियर है बात अपने को ये वाली। और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मैंने यहाँ पर बना ही दिया है। एक और क्वेश्चन शायद इसमें पूछा है कि क्या फ्रीक्वेंसी डबल करने से काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, आंसर है नहीं, मोर देन डबल हो जाएगी, राइट। मोर देन डबल हो जाएगी, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है। अगर इक्वेशन बनाकर मैं सोल्व करूँ, हालांकि यहाँ पर नीड नहीं है इक्वेशन बनाने की, बट हाँ जो चेंज होगा वो मोर देन डबल होगा। 50+ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैं इस क्वेश्चन को उठा लूंगा और वहां पर मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है बात अपने को। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उस पर नजर मारते हैं अब जरा। अगले क्वेश्चन में ये बोला है कि यार जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा कौन सा डिवाइस है बच्चों जो कन्वर्ट, नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू चेंज इन करंट flowing through it and draw its IV characteristics also, and we have to mention different intensity and any two use of this device। ठीक है यार, देखो सुनो, हमको ऐसा एक डिवाइस बताना है जो चेंज इन इंटेंसिटी से करंट को चेंज कर देता है, या फिर मुझे पता लग जाएगा कि भाई लाइट की इंटेंसिटी चेंज हुई है। तो ऐसा डिवाइस कौन सा है यार, फोटो डायोड है, क्योंकि फोटो डायोड को हम रिवर्स बाइसिंग में रखते हैं। रिवर्स बाइसिंग में रखने का क्या लॉजिक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी डिटेक्ट हो। अगर लाइट के अंदर आने वाले जो फोटोन्स है उसका नंबर चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। करंट चेंज को कौन डिटेक्ट करेगा, फोटो डायोड डिटेक्ट करेगा, क्योंकि एज ए सेंसर हम उसको यूज करते हैं। फोटो डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज करता तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो यार वोल्टेज ही डोमिनेंट हो जाएगी, और वोल्टेज अगर डोमिनेंट हो गई तो हम क्या करेंगे कि हम कभी उस इंटेंसिटी के इफेक्ट को जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो फोटो डायोड है,
फोटो डायोड आइडल रहेगा रिवर्स बाइसिंग में अगर मुझे लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करना है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी का वेरी होना मतलब करंट का वेरी होना, और करंट का वेरी होना हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, राइट। यानी कि फोटो डायोड और लाइट के सोर्स के बीच में अगर आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को एज अ ऑब्स्टेकल लेकर आते हो, राइट, तो वहां पर करंट जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए गायब हो जाएगा और फिर मुझे पता लग जाएगा कि हाँ यार कनेक्शन ब्रेक हुआ है, राइट। तभी तो इसको काउंटिंग मशीन में यूज करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए भाई फोटो डायोड, राइट। हम देख लेते हैं एक बार, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, राइट। और 2 नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आधा नंबर तो इस चीज का मिल जाएगा कि आइडेंटिफाई द डिवाइस, तो भाई फोटो डायोड है। और फोटो डायोड का जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, आज फिर मैं बता देता हूँ। इस ग्राफ में देखो रिवर्स बाइसिंग में ग्राफ बनना था ये वाला, तो ये रिवर्स बाइसिंग का एक चीज का ध्यान रखना यार, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में करंट आता है, राइट। ये रिवर्स वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज तो दिखानी नहीं है, राइट। तो कम इंटेंसिटी के लिए कम करंट, क्योंकि इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं सैचुरेशन करंट, ज्यादा इंटेंसिटी के लिए ज्यादा करंट, और ज्यादा इंटेंसिटी के लिए और ज्यादा सैचुरेशन करंट, और ज्यादा इंटेंसिटी के लिए और ज्यादा सैचुरेशन करंट। तो इस तरह से ये ग्राफ हमको मिल जाएगा अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखो आधा नंबर तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन तो 2 नंबर का है, बाकी का 1 नंबर किस चीज का, बाकी का जो 1 नंबर है भाई वो था यूजेस का। फोटो डायोड्स को कहाँ पर यूज करते हैं, देखो कहाँ पर यूज करते हैं। 2 यूज पूछे, लेकिन यहाँ पर लिखे ज्यादा हुए, तो आप 2 यूज भी लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पहला है ऑप्टिकल सिग्नल के डिटेक्शन में, दूसरा डीमोडुलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल में, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में, राइट, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स में, काउंटिंग मशीन्स में हम इसको यूज करते हैं, और स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच कार्ड्स में। क्लियर है। तो ऐसे 5 यूजेस दे रखे हैं, अगर आप कोई 2-3 भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर पूरे ही मिलने थे। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो सीधी सीधी बात है ना, हाफ इंटू में 2, मतलब कि वहां अगर 2 यूजेस बोले हैं तो 1 यूज आधे नंबर का है, तो वो भी देखो पूरा कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर साइड में, राइट। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि यार अटेम्पटेशन यहाँ पर बहुत मैटर करती है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी में भी अगेन एटम से क्वेश्चन आ रहा है और मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है ये वाला। देखो यहाँ पर ना ये एक्सप्रेशन जो है ये मैंने 50+ प्रॉब्लम्स में भी उठाने हैं, और यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार देख लेते हैं, इसको भी नजर मार लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये बोला है कि यार ड्राइव एन एक्सप्रेशन for the frequency of radiation emitted when hydrogen atom de-excite from level n to n-1, and also show that for larger value of n, frequency equals to classical frequency of revolution of electron। मैं आपको ना पहले ये बता देता हूँ यार कि क्लासिकल फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, ठीक है। क्लासिकल फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, देखो मैं यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकालनी है ना, देखो सबसे पहले आप टाइम पीरियड के बारे में सोचो। टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, एक इलेक्ट्रॉन ने कितना चक्कर लगाना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है एक चक्कर में, 2πr। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है भाई v, अगर डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं तो टाइम आ जाएगा t। क्लियर है बात अपने को ये वाली। तो 2π, अगर r का वैल्यू की मैं बात करूं तो r का वैल्यू क्या होता है, n²h²। रामू के नाना जी, कल एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, रामू के नाना जी n²h² जी कल 4π से मिले, राइट। और नीचे क्या है, वेलोसिटी, राइट। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये आ जाएगा 1/t। 1/t का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी z के 4π² me² अपॉन में 2πn²h²। या फर्दर अगर आप वेलोसिटी को भी ओपन कर दोगे, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन भी आप देखो, मैंने कोई रट तो रखा नहीं है, लेकिन हाँ वेलोसिटी के एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी की भी जब फाइनल वैल्यू प्लेस कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी का पता लग जाएगा, राइट। वैसे जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होती है, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्लासिकल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये 4π² mk² e4 अपॉन n³h³, राइट। तो अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू भी वहां पर प्लेस कर देता हूं तो एंड में ये रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है बच्चों कि कोई जो हाइड्रोजन एटम है ना वो डीएक्साइट हो रहा है, मतलब कि इनिशियली वो है n ऑर्बिट में और फाइनली वो कहां पर जा रहा है, वो n-1 ऑर्बिट में आ रहा है। मतलब कि डीएक्साइट होने का मतलब है कि न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज आ रहा है, न्यूक्लियस से दूर नहीं जा रहा, न्यूक्लियस से क्लोज आ रहा है, राइट। तो शुरुआत कैसे करनी थी। और अच्छा यहाँ पर ये भी बोला है कि हायर वैल्यू ऑफ n,
अब मैं आपको ये बात कल भी बता चुका हूँ बच्चों कि जैसे जैसे हम क्वांटम नंबर को बढ़ाते हैं, जैसे कि पहले स्टेशनरी ऑर्बिट में जो एनर्जी का लेवल है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में डिवाइड बाय 4 है ना, तो सीधा सीधा बहुत कम रह जाता है 3.4 समथिंग, और उसके बाद फिर 1.5, उसके बाद 0.85, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0.3। तो जैसे जैसे मैं हायर ऑर्बिट्स की तरफ जा रहा हूँ ना, तो एनर्जी गैप भी बहुत कम होता जा रहा है। क्लियर है बात? एनर्जी गैप अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का खास डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? ये बात हमने प्रूफ कैसे करनी है ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, राइट। टाइम बचाने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने बोला कि अगर डीएक्साइट कर रहे हैं ना कोई हाइड्रोजन एटम, तो फॉर्मूला ये होता है डीएक्साइटेशन का। ये फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है भाई, राइट। 2π² mk² z² e4/h³, राइट। 1 में n1 का स्क्वायर, अब ये n1 का मतलब क्या है? फाइनल ऑर्बिट। इसको तुम चाहो तो nf का स्क्वायर भी लिख सकते हो, अपॉन 1 में n2 का स्क्वायर। n2 का मतलब क्या है? इनिशियल ऑर्बिट। अब ये मुझे पता है कि यार इसका मतलब n1 की जगह मुझे n-1 पुट करना है, और n2 की जगह मुझे क्या पुट करना है बच्चों? n पुट करना है, और इसकी डेरिवेशन करनी है। तो यही कर रखा है यहाँ पर, देखो ध्यान से। जैसे ही मैं इस रिजल्ट में ये वैल्यू प्लेस करता हूँ, तो मुझे देखो वैल्यू प्लेस कर दी जैसे मैंने, तो मुझे ये फॉर्मूला ये मिल जाएगा। देखो 2π² mk² z² e4/h³, और यहाँ पर वैल्यू प्लेस करी जब मैंने, n-1 यहाँ पर आना था इसकी जगह, और n आना था इसकी जगह। जब मैंने एलसीएम लिया तो n-1 का स्क्वायर और n² एज एलसीएम आ गया यहाँ पर। और फिर जब फर्दर सोल्व करा मैंने, राइट, तो ऊपर आ जाएगा 2n-1। अब इन्होंने बोला है लार्ज वैल्यू ऑफ n। अगर लार्ज वैल्यू ऑफ n है ना, तो इसका मतलब जो ये 2n-1 है ना बच्चों, 2n-1 को नियरली तुम क्या लिख सकते हो? 2n लिख सकते हो, 1 को इग्नोर कर दो, हायर वैल्यू ऑफ n बोला है क्योंकि। इसी तरह से जो n-1 है, इसको भी तुम क्या लिख सकते हो? n। और ऐसा करने पर जो तुमको फ्रीक्वेंसी मिल रही है भाई, तुमको ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है, और ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? तुम रिलेट करो, ये वही तुम्हारी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। देखो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, बिल्कुल राइट। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ प्रूव करनी थी। अब यहाँ पर 2 नंबर तो इस चीज़ के थे कि मुझे एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, और आल्सो शो दैट n इज इक्वल टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। मतलब जो मैंने रिजल्ट ड्राइव करा है, क्या वो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर है कि नहीं, ये चीज़ दिखाने के मुझे क्या मिलने थे? 1 नंबर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन की बाइफर्गेशन थी। कई बार बच्चा जो ये बाद वाला पार्ट होता है ना, जल्दबाजी में छोड़ आता है, तो हमने ये नहीं छोड़ना, राइट। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद यार क्वेश्चन एक और है, बिल्कुल ये भी सेमीकंडक्टर से उठा रखा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। लगता तो बहुत सिंपल रहे। एक्सप्लेन विद अ प्रॉपर डायग्राम हाउ एसी सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो भाई अगर आप चाहते हो कि एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाए, एसी अगर आप चाहते हो कि डीसी में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो कुछ दिमाग में ऐसा इमेज बन रहा है कि भाई ये तो होता है एसी, और डीसी में कन्वर्ट करना है, या तुम ऐसे कन्वर्ट हो सकता है या ऐसे कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर बोला है कि अच्छा पल्सिंग सिग्नल बोला है विद आउटपुट फ्रीक्वेंसी एज डबल देन इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब ये हिंट है यहाँ पर, आउटपुट में डबल फ्रीक्वेंसी कब हो जाएगी? मैंने कल भी बताया था, डबल फ्रीक्वेंसी तब होगी जब हम एक फुल वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे जिसमें 2 डायोड्स होंगे, राइट। और हमेशा एक डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा और दूसरा रिवर्स बाइसिंग में होगा। इस वजह से दोनों की वजह से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलती रहेगी। क्लियर बात अपने को ये वाली? अगर मैं इसको डायग्राम को एक्सप्लेन करूँ, देखो क्वेश्चन की नीड क्या है पहले हम समझ लेते हैं, और उसके बाद बाइफर्केशन करेंगे इसका। क्वेश्चन की नीड को समझते हैं हम। भाई क्वेश्चन की नीड यह है कि एक्सप्लेन विद प्रॉपर डायग्राम। तो पहली बात तो मुझे डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के और ये बताने के, डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के और ये बताने के कि ये डिवाइस कैसे काम करता है, 1 नंबर है। और डायग्राम बनाने का भी यहाँ पर क्या, 1 नंबर। डायग्राम आप फैमिलियर हो उस डायग्राम से। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये कोइल्स लगा रखी है, यहाँ पर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, राइट। ऊपर एक डायोड लगा रखे और नीचे एक डायोड लगा रखे, और फिर सेंटर में से हमने इस तरह से आउटपुट सिग्नल से कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये होगा कि सिग्नल कभी भी ब्रेक नहीं होगा, करंट हमेशा रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, राइट। देखो मैं इसमें कॉमन एरर आपसे शेयर करता हूँ,
मतलब जब मैं एग्ज़ाम चेक करता हूँ तो मैंने कुछ कॉमन एरर्स इसके अंदर देखे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखो बच्चा ना क्या करके आता है, जो ये आउटपुट वाला सर्किट है इसमें बच्चा ऐसे कराता है कई बार, ऐसे, और यहाँ पर लगा देगा डायोड ऐसे, यहाँ पर भी लगा देगा डायोड ऐसे, राइट। लेकिन जो ये सेंटर से ऐसे इसको कनेक्ट करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कनेक्ट नहीं करें तो सर्किट आपका कभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर मान लो ऊपर वाला फॉरवर्ड बाइसिंग में है, नीचे वाला रिवर्स बाइसिंग में है, तो इस सर्किट में कभी करंट फ्लो कर ही नहीं पाएगा भाई। सर्किट में कैसे करंट फ्लो करेगा? इसलिए सेंटर टैपिंग बहुत ज़रूरी होती है। जो यहाँ पर देखो ये सेंटर टैपिंग नज़र आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको प्लीज़ कभी स्किप मत करना, कभी मिस मत करना, ये बहुत ज़रूरी है। कल मैंने आपको बताया था ना कि हमने हर एक डायग्राम को ना डिटेल में समझना है। कई बार हमको लगता है कि यार जो पिछले 1-2 साल से हम डायग्राम बना रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स होते हैं बच्चों, क्लियर है? तो इस तरह से आप डायग्राम भी बना दोगे पूरा, राइट। तो डायग्राम बनाने का 1 नंबर, डिवाइस को आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर। उसके बाद ये सबसे आसान है यार, इसका इनपुट और आउटपुट अपने एक्सप्लेन करना है। ये मैंने कल ग्राफ वाली वीडियो में भी कवर किया था। तो ये बात हम सबको पता है यार कि ये इनपुट है, राइट, ये इनपुट है, और जो रेक्टिफायर है उसको क्या आउटपुट मिलेगा, उसको ये मिलेगा बी पर आउटपुट। बी कहाँ पर है, और ये यहाँ पर इस जगह पर, राइट। और होगा क्या, जब आउटपुट मिलेगा तो एक डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, रिवर्स बाइसिंग में। आउटपुट तो मुझे पता है कि ये है, लेकिन ना देखो एक जो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, आउटपुट ऐसे बनाएगा, लेकिन एक मिनटोस जिंदगी वाला जो बच्चा है, जो बिल्कुल बिंदास पेपर अटेम्प्ट करके आएगा, वो यहाँ पर ये चीज़ जरूर मेंशन करके आएगा कि पहला आउटपुट मिला है D1 की वजह से, दूसरा आउटपुट मिला है D2 की वजह से, तीसरा आउटपुट मिला है D1 की वजह से, और चौथा आउटपुट मिला है फिर से D2 की वजह से। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये आपके पर्सनैलिटी को अपग्रेड करती है एग्जामिनर के सामने। उसको पता लग जाता है कि हाँ यार बच्चे ने कंटेंट अच्छे से पढ़ रखा है, और आगे वाले जो क्वेश्चन है वो इतना फिर ऊपर से इसको पढ़ लेता है और नंबर आपको दे देता है। ये सच्चाई है यार। जब भी मेरे सामने अच्छे अच्छे डायग्राम्स आते हैं ना किसी भी बच्चे के, जिसने रिप्रेजेंट अच्छे से किया होता, तो मैं इसकी थ्योरी पढ़ने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जिसने डायग्राम अच्छा बना दिया, जिसने डायग्राम में चीज़ें लेबल कर दी, तो उसने कंटेंट भी तो बढ़िया लिखा होगा। तो बीइंग अ चेकर मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा कि डायग्राम में पूरी जान लगा दो यार। अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन न्यूक्लियाई में से है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार ये वाला। देखो 6th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। 6th क्वेश्चन में जो हमको यहाँ पर बोला गया है वो ये बोला है कि यार कितना टाइम लगेगा किसी इलेक्ट्रिकल लैंप को जो कि 100 वाट का है, पावर दे रखी है मतलब, और पावर को मैं लिख लेता हूँ कि पावर का मतलब एनर्जी बाय टाइम भी होता है, ठीक है। 100 वाट बी केप्ट ग्लोइंग बाय द फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ड्यूटेरियम का जो मास होता है वो 2 ग्राम हम लेते हैं जनरली, राइट। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार 1 मोल के अंदर 2 ग्राम ड्यूटेरियम है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ नियरली 6 × 10⁻23, राइट, एवोगाड्रोस। अब यहाँ पर हमको ये बोल रहा है कि फ्यूजन रिएक्शन ये है, मतलब कि 2 ड्यूटेरियम रिएक्ट कर रहे हैं और उससे एक हीलियम बना दिया इन्होंने, प्लस साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज कर दिया, और साथ में इतनी एनर्जी रिलीज कर दी। अब हम पहले ना यार हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कि यार अगर 2 kg ड्यूटेरियम होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसके लिए देखो क्या किया, सबसे पहले 2 ग्राम ड्यूटेरियम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6 × 10⁻23, राइट। और इस तरह से मुझे अगर 2 kg में निकालने नंबर ऑफ एटम्स, 2 ग्राम का तो मुझे पता लग गया, 2 kg के लिए क्या करूँ, 2 kg के लिए भाई इसको 1000 से सीधा मल्टीप्लाई ना कर दूँ, क्योंकि अगर मैं kg की बात करूँ, kg इज 1000 टाइम्स ऑफ 1 ग्राम ना, तो 2 kg के लिए कितना हो गया यहाँ पर रिजल्ट, तुम ध्यान से देखो। पहले जो 23 था वो कितना हो चुका है यहाँ पर, वो यहाँ पर हो चुका है भाई 26, राइट। और ये सब करने का मुझे मिल गया 1 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन को बाइफरगेट करना है 3 नंबर में ना, तो इतना करने का मुझे 1 नंबर। इससे अच्छा ये भी पता लग रहा है यार, इससे ये भी पता लग रहा है कि आपको ना स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, मतलब आप जो भी लिखोगे उसका आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ यार कभी ब्लैंक ना छोड़ कर आओ, एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख कर आओ यार। पता क्या, देखो बीइंग अ चेकर, जब भी हमारे सामने कोई शीट आती है ना, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि बच्चा फेल हो जाए। हम ढूंढ रहे होते हैं कि जो बच्चा फेल भी हो रहा होता है ना, कि यार इसने काश कुछ कहीं लिखा हो, अगर इसने कहीं कुछ लिखा होगा ना तो मैं इसको नंबर दे पाऊंगा, और नंबर दे पाऊंगा तो ये बच्चा शायद पास हो जाएगा। इसलिए ब्लैंक मत छोड़ो यार, लिख के जरूर आओ रेलिवेंट, लेकिन ठीक है। तो
फ्यूजन जब होगा दो ड्यूटेरियम एटम्स का तो एनर्जी रिलीज हो रही है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि यहाँ पर है भी। देखो दो, जब भी दो ड्यूटेरियम रिएक्ट कर रहे हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है। अब मुझे ये पता करना है कि 2 kg ड्यूटेरियम, 2 kg के अंदर कितने ड्यूटेरियम एटम्स होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ यार देखो, ये एनर्जी है, इस एनर्जी को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम से, जिससे मुझे ये पता लग गया यहाँ पर बच्चों कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हो रही है। वो हो रही है यहाँ पर 9.81 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको फर्दर हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे वोल्ट में, और फिर हम कन्वर्ट कर देंगे जूल में। वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। राइट, तो इस तरह से हमारे पास ये एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद 100 वाट, जो 100 वाट यहाँ पर दे रखा है, 100 वाट का मतलब क्या होगा बेसिकली, 100 वाट का मतलब क्या होगा, राइट, 100 जूल पर सेकेंड लिख दो तो चलेगा। 1 जूल पर सेकेंड का मतलब होता है 100, मतलब 1 जूल पर सेकेंड का मतलब होता है 1 वाट। यहाँ 100 वाट है यार, तो 100 वाट को किस में कन्वर्ट कर दो, जूल में। तो ये 100 जूल पर सेकेंड हो गया। कितना टाइम लगेगा भाई, जो तुमने एनर्जी निकाली है, राइट, जो तुमने एनर्जी, टाइम निकालना है ना। देखो एनर्जी बाय टाइम इस पावर, तो टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या करो तुम, जो तुमने एनर्जी कैलकुलेट करी है उसको पावर से डिवाइड कर दो, जो भी तुमने भी एनर्जी निकाली है जूल में उसको पावर से डिवाइड कर दो, तो टाइम आ जाएगा। टाइम कितना होगा, 4.97 इंटू 10⁻⁴ ईयर्स। राइट, तो इस तरह से क्वेश्चन 3 नंबर में बाइफर्केट कर रखा है। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ये देखो, ये सबसे पेट क्वेश्चन है यार, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या है यार। पिछले 5-6 साल में कम से कम 3 बार पूछा गया क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का। डिफाइन वेव फ्रंट, ये बात आपको पूरी अच्छे से पता है यार। वेव फ्रंट का मतलब क्या है, लाइट सोर्स में जब हम वेव फ्रंट बनाते हैं, जैसे कि सफेरिकल वेव फ्रंट अगर मैं बनाऊं, तो वेव फ्रंट बेसिकली क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एंड प्रेजेंट एट सेम डिस्टेंस एट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कई बार ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, प्रीवियस ईयर में भी बहुत भर भर के डेरिवेशन है, डेफिनेशन है ये वाली। तो वेव फ्रंट आप एक्सप्लेन कर दोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। राइट, तो 3 नंबर के क्वेश्चन में जहां तक मुझे लगता है 1 नंबर तो इसी चीज का होगा कि वेव फ्रंट एक्सप्लेन करना, और उसके बाद हमको क्या बनाना है, ड्रॉ शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट व्हेन द प्लेन इंसिडेंट वेव अंडरगोज रिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, हेंस प्रूफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का प्रूफ आ गया। ये डेरिवेशन आप कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप कहते हो डेरिवेशन मैं यहाँ पर कर भी देता हूँ, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम डेरिवेशंस भी करें, क्योंकि मुझे कम टाइम है, टाइम आपका बहुत कीमती है, तो मुझे कम टाइम में यार ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर करना है। राइट, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दूँ। टाइम ख़राब नहीं करना, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में बहुत करीब आ चुका है, तो एक एक पल बहुत कीमती है हमारे लिए। देखो, हम एक बार रीड कर लेते हैं कि रेरर से डेंसर है कि डेंसर से रेरर। यहाँ पर बात हो रखी है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। राइट, यहाँ पर इन्होंने ऐसा बोला है कि हमको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट when plane incident wave undergoes from optically denser medium to rarer medium, hence where, ठीक है, डेंसर से रेरर में जा रहे हैं ना, तो ठीक है यार, क्या दिक्कत है। डेंसर से रेरर में, तो ये मैं लाइट को इंसिडेंट करा देता हूँ, एक दूसरी लाइट को इंसिडेंट करा देता हूँ ऐसे, ये ऐसे। अगर डेंसर से रेरर है तो लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेरर लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। राइट, अगर आपको यार इन सब का डिटेल सोल्यूशन चाहिए ना, डिटेल सोल्यूशन मेरे चैनल पर डला हुआ है। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भरत जी डाल देंगे, तो आप वहाँ से आ सकते हो और डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। 1 शॉट सब कुछ अवेलेबल है यार वहाँ पर। राइट, और हाँ, अगर आप चाहो तो मुझे अपने पर्सनल डाउट्स भी भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर पर NB सर ऑफिशियल के नाम से। राइट, तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर मैं ऐसे शेप बना दूंगा, क्योंकि जो वेव फ्रंट होता है बच्चों, वो वेव फ्रंट हमेशा लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लिया जाता है, तो मैंने इस तरह से वेव फ्रंट बना दिया। यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी, एंगल I। राइट, इस तरह से यहाँ पर मैं बना दूंगा एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, कुछ इस तरह से। राइट, डायग्राम में देख लो यार, ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इस डायग्राम में इंसिडेंट वेव फ्रंट। अच्छा, एक चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है यार, कि जो मैं वेव फ्रंट बना रहा हूँ ना, देखो वेव फ्रंट बना रहा हूँ, उस वेव फ्रंट में ये 90 डिग्री दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइट 90 डिग्री का एंगल बनाती है वेव फ्रंट के साथ, तो कई बच्चे इस चीज़ को नहीं दिखाते। राइट, और सेम बात यहाँ पर है। देखो,
ये जो है ये बना रखा है V1T और ये बना रखा है V2T। क्लियर है। अब क्योंकि ये मीडियम जो है, अब डेंसर टू रेरर, मतलब नीचे वाला मीडियम क्या होना चाहिए, रेरर, और ऊपर वाला क्या होना चाहिए बच्चों, डेंसर। तो डायग्राम बना दिया। प्रूफ करना बहुत आसान है यार, मैं प्रूफ करने का भी बता देता हूँ आपको कि आप क्या करो, ये वाला ट्रायंगल लो, इस ट्रायंगल में आप क्या कर लेना, साइन आई को डिफाइन कर लेना। साइन आई क्या होगा बेसिकली, ये वाली साइड राइट डिवाइड बाई ये। उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल ले लेना, इसमें आप क्या कर लेना, साइन आर डिफाइन कर लेना। क्योंकि डेरिवेशंस के लिए तो एक सेपरेट वीडियो आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। क्लियर है बात अपने को। एंड रिजल्ट यही होगा N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर, जो कि स्नेल्स लॉ है। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 8 है यार भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और देखो ये एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। अगर ऑप्टिक्स अगर आपकी 11 नंबर की आनी है बच्चों, अरे ऑप्टिक्स में 11 नंबर कहाँ से मिल सकते हैं आपको। ऑब्वियसली उसमें हम डिवाइसेस को तो इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है यार ऑप्टिकल डिवाइसेस तो पक्का आएंगे। क्लियर है। चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या फिर वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर द फाइनल इमेज फॉर्मिंग एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो केसेस है बच्चों। एक है कि जब इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, और एक केस क्या है, जब इमेज कहाँ पर बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ, देखो एक चीज बताता हूँ, आपका डायग्राम हमेशा परफेक्ट कब बनेगा, राइट। कोशिश करता हूँ बताने की, राइट। आपने हमेशा जब भी डायग्राम बनाना है ना बच्चों, स्पेशली जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाना है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी है, राइट। वरना आप डायग्राम हमेशा गलत बनाओगे। पहली बात तो पेंसिल का यूज करो, कभी भी पेन का यूज मत करो, राइट। अब देखो सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइन जो है सीधी नहीं ड्रॉ हुई, इस तरह से हम इसको टूल का यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे। इस सीधी लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद ना सबसे पहले, क्योंकि हमने बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं जो आपको देखने हैं, तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे हम ऐसे, इस तरह से। ऑब्जेक्टिव लेंस को बनाया हमने बिल्कुल छोटा। क्लियर है। अब ये है ऑब्जेक्टिव लेंस का सेंटर O, राइट। यहाँ पर मैं बना देता हूँ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ F0, और F0 के जरा सा पीछे यहाँ पर कहीं मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस पहले बना दिया, लेकिन अब तक आईपीस नहीं बनाया। आईपीस आप अभी नहीं बनाओगे। सबसे पहले बेसिक डायग्राम बनाओगे कि एक लाइट गई सीधी और एक लाइट पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर में से। अब जो ये सीधी पैरेलल रे है, ये कहाँ से पास करना चाहिए, हमेशा F0 में से, राइट। तो इसको F0 में से पास कर दिया आपने ऐसे। यहाँ पर इस जगह पर ये रेज मीट कर रही है, राइट, इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर। अब आप क्या करो, यहाँ पर वो बड़े वाला आईपीस बना दो। अब आप एक चीज नोट कर पा रहे हो कि जो आप इमेज लोकेट कर रहे हो, जो इमेज ऑब्जेक्टिव की वजह से बन रही है, वो इस आईपीस के फोकस और इस आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्टेन हो रही है, राइट। तो यहाँ से फिर से एक लाइट रे को ऐसे पास कर दो और एक लाइट रे को पास कर दो ऑप्टिकल सेंटर में से। अब जो ये वाली लाइट रे है ना, ये वाली लाइट रे कहाँ से पास करना चाहिए, हमेशा फोकस ऑफ आईपीस, तो ये ऐसे पास करा दो। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ये इमेज है, देखो ये रेज यहाँ सामने तो कहीं मिल नहीं सकती। यहाँ पर ह्यूमन आई कहाँ पर लोकेट करेगी इसको, ह्यूमन आई लोकेट करेगी कहीं यहाँ पर, इस जगह पर, राइट। और इस जगह पर आपको क्या, एक शार्प इमेज ऑब्टेन हो जाएगी, राइट। तो तरीका क्या था, तरीका ये था कि पहले एक लेंस बनाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों लेंस बना देते हैं। जब दोनों लेंस बनाते हैं तो भाई साहब उनकी ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वही क्या आईपीस के अंदर जाकर टकरा जाती है, तो वहां पर गलती होती है। और वहां पर जब गलती होगी तो टाइम खराब होगा, क्योंकि आपको पूरा डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, और फिर ड्रॉ ऑब्जेक्टिव लेंस। एक लेंस का पहले रे डायग्राम बनाओ और दूसरा लेंस बाद में रखो, और फिर आप रे डायग्राम को कंप्लीट करो। ये बेसिक चीजें है, राइट। और आपको पता ही है फिर यार, अगर यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये टोटल डिस्टेंस होगा जहाँ पर फाइनल इमेज ऑब्टेन हो रही है वो डी होगी। इमेज कैसी ऑब्टेन हो रही है भाई, इमेज वर्चुअली हो रही है और इरेक्ट
इन्वर्टेड, वर्चुअल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होने की वजह से जो मैग्निफिकेशन आती है वो नेगेटिव आती है। कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि भाई वर्चुअल इमेज का मतलब होता है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, लेकिन भाई साहब ये वर्चुअल इमेज ही तो है, लेकिन ये वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज है, जिसकी वजह से मैग्निफिकेशन का नेगेटिव, मैग्निफिकेशन का जो नेगेटिव होता है वो इन्वर्टेड की वजह से होता है, ना कि वर्चुअल की वजह से, ना कि रियल की वजह से, राइट। इरेक्ट और इन्वर्टेड डिफाइन करता है मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना। क्लियर है बात ये वाली? ये थी ज्ञान की बात थोड़ी सी। तो ये डायग्राम आप देख पा रहे हो यार, डायग्राम ही, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ डायग्राम ही बनाना था। देख रहे हो डायग्राम बनाने का भाई साहब कितना नंबर बांट रही सीबीएसई, 1.5 नंबर। तो ये डायग्राम बनाने में क्या दिक्कत थी आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। डायग्राम को तरीके से बनाना बस। उसके बाद इसका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत अच्छा, ये एनसीईआरटी में से पिक करा हुआ न्यूमेरिकल है और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल भी फर्दर फिर वही 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल है, जिसको आधे आधे नंबर में से स्प्लिट कर रखा है। क्लियर है? तो जल्दी से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन ओवरऑल चाहिए 30x, मतलब कि 30 टाइम्स। तो मैं ऐसा बोलता हूँ यार कि जो मुझे ओवरऑल मैग्निफिकेशन चाहिए दैट इज 30, और इस ओवरऑल मैग्निफिकेशन को कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मे भी इसको हम यूज भी करेंगे अभी, राइट। और ऐसा गिवन है कि जो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है वो 1.25 सेंटीमीटर है, मतलब कि जो एफ नोट है बच्चों वो कितना गिवन है 1.25 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी फोकल लेंथ। क्लियर है? और आईपीस की जो फोकल लेंथ है मतलब कि ये एफ ये कितनी है 1.25, ऑब्जेक्टिव की कितनी 1.25, सॉरी ऑब्जेक्टिव की कितनी 1.25 और आईपीस की कितनी है 5, सॉरी यहाँ पर आएगा 5, क्योंकि आईपीस का यार अपर्चर साइज भी बड़ा तो फोकल लेंथ भी उसकी ऑब्वियसली थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो हमको ये बताना है यहाँ पर कि कैसे हम सेटअप करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि भाई फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आ जाए। तो मतलब इन्होंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि डी का वैल्यू क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा। कैसे सेटअप करें भाई? जो सेटअप करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आपको अल्टीमेटली एल निकालना होता है, राइट। एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, राइट। और अगर आप लॉजिकली देखो ये जो एल है ये किसके बराबर होगा? वी नोट, मतलब कि जितना इमेज डिस्टेंस किसने दिया ऑब्जेक्टिव ने, और प्लस यू नोट यूई, यूई का मतलब आईपीस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, तो वी नोट प्लस यूई। और ये मैग्नीट्यूड में यूज करेंगे हम, क्योंकि लेंथ निकालनी है ना, तो मैग्नीट्यूड में यूज करेंगे। तो हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा वी नोट निकालने में और यूई निकालने में। क्लियर है बात? अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं क्वेश्चन ये वाला। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना देखो सबसे पहले तो मैं गिवन डाटा लिखूंगा बिल्कुल सही तरीके से कि ये देखो ये गिवन डाटा है। उसके बाद है ना इस गिवन डाटा के बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि किसी तरह से ना मुझे पता लग जाए यूई और वी नोट। तो मैं ऐसा करता हूँ यार, मुझे यहाँ पर ना ये तो पता है कि आई पीस ओनली, मतलब कि जो सिर्फ आई पीस है ये खुद एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है 1 + d/f, अगर इमेज डी पर बन रही हो, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो बच्चों, राइट। तो इस तरह से मैंने यूज करा है यहाँ पर 1 + d/f। तो 1 + d की जगह क्या आ जाएगा 25 और f की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 5, राइट। तो इस तरह से आईपीस की जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी आ गई 6 आ गई। क्लियर है बात? आईपीस की मैग्निफिकेशन 6, और अगर आईपीस की मैग्निफिकेशन 6 है तो एम ई इंटू एम नोट को मैं कैपिटल एम भी तो लिख सकता हूँ, जिस तरह से मुझे ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन पता लग जाएगी 5, क्योंकि ओवरऑल कितनी थी 30, राइट। तो इस तरह से इन्होंने एम नोट भी कैलकुलेट कर दिया। अब एम नोट की बात करें, एम नोट क्या है बेसिकली? एम नोट क्या है? ये इसकी मैग्निफिकेशन। अब आप देख पा रहे हो कि इस एम नोट के लिए तो ये रिजल्ट भी वैलिड होगा -v/u, मतलब वी नोट बाय यू नोट, राइट, जिसको मैं मैग्निफिकेशन लिख सकता हूँ। ये चीज़ मुझे पता है, एम नोट मुझे पता है, वी नोट और यू नोट में मैं रिलेशन निकाल लूंगा और बाद में एफ नोट का हेल्प से मैं वी नोट निकाल दूंगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने रिलेशन निकाला कि जो भाई वी नोट है वो किसके बराबर है -5 यू नोट के। अब नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इमेज रियल बन रही है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड आल्सो, रियल एंड इन्वर्टेड है नेगेटिव मैग्निफिकेशन। क्लियर है बात अपने को? तो फिर वी नोट का यूज़ किया हमने, और वी नोट और यू नोट का हमने जब लेंस इक्वेशन से वैल्यू निकाला
तो वी नोट आ गया -1.5। लेंस इक्वेशन मतलब 1/f0 इक्वल्स टू 1/v0 माइनस 1/u0, ये यूज कर रखा है यहाँ पर, राइट। हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, +7.5 आ गया, राइट। अब 7.5 हमने क्या निकाला है, ये u0 निकाला है। अब हमको पता है यार v का वैल्यू तो -d, मतलब -25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है लेंस के सामने, राइट। तो fe का वैल्यू भी मुझे पता, तो u निकाला जा सकता। तो u जब मैंने निकाला, u कैसे आ जाएगा, अगेन लेंस इक्वेशन का यूज करूंगा मैं यहाँ पर भी। लेंस इक्वेशन का यूज कैसे, 1/ve माइनस 1/ue इक्वल्स टू 1/fe, राइट। 1/ve किसके बराबर है, -1/25 के, राइट। 1/ue मुझे निकालना और 1/fe गिवन है, राइट। जब मैं इसका यूज करूंगा बच्चों, तो इसका यूज करके हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इसका यूज करके हमको मिल जाएगा यहाँ पर 25/6 जो कि ue है, राइट। और इससे पहले v0 में निकाल चुका हूँ, और दोनों का जो एडिशन है वो क्या आएगा, 11.67 सेंटीमीटर। और इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है, राइट। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मतलब जो आप उम्मीद कर सकते हो कि आ जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं यार। इसके बाद एक और क्वेश्चन अगेन ऑप्टिक्स में से, आपको ड्रॉ करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और केस कौन सा है कि जो फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पर है। अच्छा, इसका ना एक और नाम भी होता है, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। कुछ बच्चों को शायद ना पता हो, लेकिन इस केस को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस भी बोलते हैं, राइट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि भाई इनफाइनाइट से लाइट, रे डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रे डायग्राम देख लो जरा ध्यान से, मतलब कि इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है ऐसे, राइट। और ये लाइट रेज फोकस पर नहीं मिलती, ये फोकल प्लेन में मिलती है। तो फोकल प्लेन पर इन्होंने एक इमेज बना दी, और ये जो इमेज बन रही है ना, ये एग्जैक्ट कहाँ पर बन रही है, ये फोकस पर बन रही है, आई पीस के। और फोकस पर अगर कोई भी इमेज बनती है, तो मतलब फोकस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो इसके द्वारा बनाई गई इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और इस लेंस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गया, fe, यानी कि जो इमेज चली जाएगी वो कहाँ चली जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट पे। तो ये डायग्राम बनाने के आपको 1.5 नंबर मिलने थे, राइट। तो डायग्राम आप बना दोगे, बहुत आसान वाला केस है ये तो, राइट। आपको याद होगा कि इसका जो मैग्निफिकेशन भी आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा f0/fe, राइट। अगर मैं सोल्व करता हूँ tan β/tan अल्फा से, जैसे कि ये वाला एंगल क्या बनता है, अल्फा, राइट। इमेज का एंगल क्या बना देंगे हम, बीटा बना देंगे, राइट। तो निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा बोला है कि यार हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक स्मॉल टेलीस्कोप है बच्चों, और इस स्मॉल टेलीस्कोप को हमने किसी ऑब्जेक्टिव लेंस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 140, मतलब फोकल लेंथ दे रखी है 140, और आई पीस की दे रखी है 5। मैग्नीफाइंग पावर बतानी है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, और तब भी बतानी है मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज कहाँ पर बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये भी बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना नॉर्मल एडजस्टमेंट की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा, f0/fe। f0 पता है 140, fe पता है 5, और क्या मिल जाएगा हमको 28। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, टेलीस्कोप ना कभी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके नहीं दिखाता, ऑब्जेक्ट को पास दिखाता है। मतलब कि टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना कि ऑब्जेक्ट आपको पास नजर आ जाएगा, जिससे आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। ये ऐसा नहीं करेगा कि इमेज को बहुत बड़ा दिखा दे जैसे कि नॉर्मल लेंसेज करते हैं। तो टेलीस्कोप का थोड़ा सा ये समझ लेना, इट ऑलवेज मेक द ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर देन द एक्चुअल। मतलब मून अपने को पास नजर आएगा, मून तो पहले से बहुत बड़े साइज का है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी इमेज उससे भी ज्यादा बड़ी बन जाए, नहीं, वो पास नजर आएगा आपको। तो ये काम करता है टेलीस्कोप, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीफाइंग पावर बताओ जब इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो यार उसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, ये रहा, f0/fe 1 + fe/d, राइट। और अगर मैं मैग्नीट्यूड में यूज कर रहा हूँ सारा कुछ, f0/fe तो मैंने अभी निकाला 28 के बराबर है, ये आ जाएगा 1 + fe कितना है भाई, fe है 5, और d कितना है 25। सोल्व करूंगा तो 33.6 आ जाएगी ओवरऑल मैग्निफिकेशन, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। इसके भी आपको 1.5 नंबर मिलने थे, डायग्राम बनाने के आपको 1.5 नंबर मिलने थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है भाई वो भी मॉडर्न फिजिक्स में से है,
इसको जल्दी से निपटा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन लग रही है। किसी लाइट की वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 2000 एंगस्ट्रॉम, वर्क फंक्शन दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी बतानी है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, मतलब ये तो है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी, राइट। एच म्यू निकाला जाएगा एच सी बाय लेमडा से, क्लियर है। और एच सी बाय लेमडा का यूज कर लेना, लेकिन साथ में इसको डिवाइड कर देना किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ताकि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सको, क्योंकि आपको वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो इन्होंने यही तो कर रखा है यार। यहाँ पर देखो आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करी, राइट। प्लैंक कांस्टेंट वी नो दैट, राइट। लेमडा वी नो दैट, वर्क फंक्शन वी नो, आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। उसके बाद बोला है कि अगर हम इंटेंसिटी को क्या कर दे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी चेंज इन एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद सेम वेवलेंथ। इंटेंसिटी भाई चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ना एनर्जी पर, ये बात तो मैं पहले भी खैर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर सेम लाइट फॉल करती है अनदर सरफेस पर जिसका वर्क फंक्शन ही 6.5 हो, भाई साहब क्या होगा, देखो तुम्हारी जो तुम्हारी रेडिएशन है जो तुम गिरा रहे हो पहले, उसकी वैल्यू कितनी है, 6.2, लेकिन वर्क फंक्शन कितना, 6.5, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते भाई, बिल्कुल नहीं निकल सकते। तो आंसर क्या होगा, नो। क्योंकि यार पहली कंडीशन तो ये है ना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, क्लियर है बात। तो आसान सा क्वेश्चन था यार, 3 नंबर में, बहुत ही डिजर्व करते हो आप इसको स्कोर करना, आसान से बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसी कन्वेक्स लेंस जो कि ग्लास का बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फोकल लेंथ एयर के अंदर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी अगर हम इसको प्लेस कर दे एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई, 1.25, और आपको बताना है कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। बहुत आसान है, बता देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए देखो आपको पता है क्या यूज करना है यार, इसके लिए आपको क्या यूज करना है, आपको पता है कि यार लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ना वो आप ड्राइव कर चुके हो पहले, राइट। इसका शॉर्टकट भी वैसे तो हमको पता है यार कि जो 1/f है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1, और फिर 1 में R1 -1 में R2, इससे मिलती है मुझे फोकल लेंथ इन एयर, राइट। इसके बाद अगर कोई मीडियम आ जाए तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1, 1/R1 -1/R2। जब तुम इनको डिवाइड करोगे, मान लो जब तुम डिवाइड करोगे, ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अब तुम डिवाइड करके देख लो नोटबुक पर, तुमको जब डिवाइड करोगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। 2 को 1 से डिवाइड कर दो या 1 को 2 से डिवाइड कर दो, कुछ ऐसा मिल जाएगा अपने को, f' अपॉन f, ये f' के पहले वाली फोकल लेंथ जो एयर में है, राइट। क्या मतलब होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो कि कितना होता है 1.5 गिवन भी है, -1 अपॉन में ये हो जाएगा μg/μm, मतलब कि 1.5 को किससे डिवाइड कर देना तुम, 1.2 से, जो भी गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, राइट, -1, राइट। इससे तुमको क्या फैक्टर मिल गया, 2.5। अब f' कितना आ गया तुम्हारा, 2.5 के बराबर, तो f' कितना होगा तुम्हारा, मतलब यहाँ पर जो f है ना वो पहले वाली फोकल लेंथ है और f' बाद वाली फोकल लेंथ है, सो सॉरी फॉर दैट। तो सोल्व करोगे तो तुमको जो नई फोकल लेंथ है वो कितनी मिल रही है, 50 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव की मिल रही है, क्लियर है। तो नई फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तुमने बता दिया, और ये बता रहा है कि भाई हाँ अभी भी ये कन्वर्जिंग नेचर का ही होगा, कन्वेक्स लेंस था पहले भी और अभी भी कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। डाइवर्जिंग पता है कब बिहेव करता है ये, जैसे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अगर ये वाला जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों मैं 1.75 कर दूं ना तो ये डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। अगर मीडियम का मैं कर देता हूँ 1.75 तो ये डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, अभी तो ये कन्वर्जिंग करेगा, क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएम वेव में से, जैसा कि मैंने बताया था 3 नंबर ही का चैप्टर और 3 नंबर का बिल्कुल क्वेश्चन है, बहुत ही सिली और आसान क्वेश्चन। कौन सी वेव है जो रडार सिस्टम में यूज होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी लिखनी है, बहुत आसान है। देखो यार रडार में कौन सी यूज होगी, माइक्रोवेव्स। मैं आपको एक छोटी सी और बात बता रहा हूँ, रडार देखो, रडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स को तो यूज कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोवेव को एक और नाम से जाना जाता है, शॉर्ट रेडियो वेव्स। इसको ध्यान रख लेना क्योंकि एनसीईआरटी में चीज मेंशन है, शॉर्ट रेडियो वेव्स आर आल्सो नोन एज माइक्रोवेव्स।
राइट। नेविगेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हम लिख देंगे, ये आपका वही रिमेंबर जो याद करने वाला डाटा है वो है। क्वेश्चन अगला ये है कि अगर अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर ना हो तो उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। भाई अगर एटमॉस्फेयर ना हो, एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर देखो, एटमॉस्फेयर का अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर गायब कर दूं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गायब हो जाएगा, है ना। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट गायब हो जाए तो गर्मी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गर्मी कम होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज टेम्परेचर अर्थ ठंडी पड़ जाएगी बिल्कुल, राइट। तो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना, एटमॉस्फेयर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। एक ईएम वेव प्रेशर एक्सर्ट करती किसी भी सरफेस पर, जस्टिफाई। यार ये तो फॉर्मूला भी आपको पता है, एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला गिवन है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ वेव्स, दैट इज 3 × 10⁸। और कोई भी ईएम वेव को अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ईएम वेव कैन एक्सर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ एंड इट एक्सर्ट प्रेशर आल्सो। कैसे पता लगेगा, वेन एवर यू थ्रो एक्सरे ओवर वाटर सरफेस, रिपल स्टार्ट क्रिएटिंग देयर, राइट, विच इज अ कंफर्मेशन दैट इट इज एक्सर्टिंग प्रेशर, राइट। तो जब भी आपको प्रेशर कैलकुलेट करना हो, वेव की एनर्जी कैलकुलेट करो, उसको लाइट की स्पीड से डिवाइड करो, प्रेशर आपको मिल जाएगा। और इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, एग्जांपल भी दे सकते हो जैसे जो मैंने बताया कि भाई हाँ, अगर आप एक्सरे को वाटर सरफेस पे थ्रो करते हो तो रिपल्स क्रिएट होते हैं वहाँ पर, तो इसका ही कंफर्मेशन है कि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था यार एक ईएम वेव में से। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, जो कि केस स्टडी क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार, सॉरी इसमें एग्जाम्पल, इसमें एक चॉइस भी है, इसके बाद आएगा अपने पास लास्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यार, देखो ये जो है ना, ये एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है दो चीज़ों की। पहला कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, और सीबीएसई के सैम्पल पेपर आपकी आंखों के सामने से एक बार निकल जाएगा, राइट। अगर मैं इस पूरे सैम्पल पेपर को सोल्व करने लगता ना, डायग्राम से बनाता, तो ये वीडियो 2 घंटे की होती है, और मेरे लिए टाइम बचाना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। कम टाइम पे ज़्यादा कंटेंट, राइट। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि वाईडीएससी में जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर सकते हैं 0 से 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स में। तो जस्टिफाई करो इस बात को, बहुत आसान है। देखो हमको पता है यार कि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, राइट। अगर सेम तरह की इंटेंसिटी है दोनों लाइट रेस की, तो तुम अगर फेज डिफरेंस को 0 पुट कर दो तो इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी आपको, 4I0। फेज डिफरेंस को आप 180 डिग्री पुट कर दो, 5 को 180 डिग्री पुट कर दो, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0। तो इससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि यार या तो 4 गुना ब्राइट है या फिर 0 है, या तो ब्राइट है या फिर 0 है। क्लियर है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि इंटेंसिटी वेरी करती है। क्लियर है। तो इन्होंने कुछ और मेथड यूज़ कर रखा है, लेकिन हाँ वो मेथड भी तुम यूज़ कर सकते हो जो मैंने तुमको बताया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, जस्टिफाई करो। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता तो दिया भाई। अब आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, अच्छा ये डाइफ्रैक्शन के लिए आपको ग्राफ समझाना था, ये ग्राफ मैं कल पूरा डिटेल में समझा चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताने वाला। अगर आपको वो ग्राफ वाली वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वन शॉट में पूरे ग्राफ्स आपको मैंने समझा रखे हैं, राइट। तो इसको हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसको समझाने में। अब चलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ। भाई ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, जल्दी से देखो इस केस स्टडी क्वेश्चन को। यहाँ पर आप डायग्राम देखकर ही समझ पा रहे हो कि भाई कुछ TIR का चक्कर है, यहाँ पर TIR हो रहा है। यहाँ पर बोला है कि भाई एक ऑब्जर्वर ने देखा कि लाइट आ रही है ग्राउंड से, और ऐसा लग रहा है उस ऑब्जर्वर को, इसको यार रीड कर लो प्लीज, खुद से रीड कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। पता है सबको कि TIR का ही क्वेश्चन है ये, मिराज फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रही है। अब सिंपल से अगर मुद्दे की बात करें, पहला जो इसमें MCQ है, यहाँ पर जो हो रहा है ना, मतलब जो भी फिनोमिना इस वीडियो में इस पिक में दिखाया जा रहा है, आपको बताना है कि उनके लिए क्या क्या फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पहला रिफ्रैक्शन, TIR, भाई दोनों बिल्कुल हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, TIR भी हो रहा है, लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। आपको पता है कि ग्राउंड की तरफ जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा क्या है, कम है, ज़्यादा है सॉरी, और ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन है। इस डायग्राम में मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला जो मीडियम है वो डेंसर है, नीचे वाला रेयर है, नीचे वाला रेयर है और ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ग्राउंड की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड दैट्स वाई लाइट इज टोटली डेविएटिंग। तो डिटेल वीडियोस अगेन वन शॉट में मिल जाएंगे कि TIR कैसे होता है, वो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर। अब लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, कि जो ये वाला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, ऐसा बोला है कि यार अ डाइवर इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर इनसाइड वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ये, उसको
जो स्काई है सेमी वर्टिक जो स्काई नजर आएगा वो आपको सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, देखो इसको भी मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। देखो आपको पता है कि लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है ना तो एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लो। मान लो ये क्या है, रेयर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। यहाँ पर अगर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट निकलेगी, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब क्या हो जाएगा, लाइट विल ग्रेजेस अलोंग सरफेस, और उसके बाद क्या होगा, लाइट विल बाउंस बैक इन दैट पर्टिकुलर मीडियम अगेन ड्यू टू TIR। अगर मैं इस बाउंड्री को ड्रॉ करूँ तो मुझे बाहर से ये सर्कल नजर आएगा, लाइट इसके थ्रू बाहर निकलेगी, और इस सर्कल का जो एरिया वो निकाला जा सकता है। इसका एरिया कैसे निकाला जा सकता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का स्क्वायर -1 अंडर रूट, राइट, इस तरह से निकाला जा सकता है, राइट। अब यहाँ पर ना, और एक और चीज जो इसमें यूज हो सकते हैं वो ये यूज हो सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन IC, वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो एक बार देख लो जल्दी से इसको, राइट। जैसे कि पहला तुम्हारा ठीक था, हमको ना यहाँ पर बेसिकली क्या निकालना था, क्रिटिकल एंगल निकालना था बच्चों, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो क्रिटिकल एंगल कैसे निकाल सकता हूँ मैं बोलता हूँ कि क्रिटिकल एंगल का मतलब है साइन IC इक्वल्स टू 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है अपने को, 4/3 दे रखा है। देखो 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, राइट। तो 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दे रखा है तो वो 3/4 बन जाएगा, और IC किसके बराबर आ जाएगा, साइन IC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/3, राइट, सॉरी 3/4। 4/3 दे रखा है तो रेसिप्रोकल ओवर कितना हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर है बात अपने को, ये वाली बहुत आसान क्वेश्चन, राइट। क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं एक बार। ऑप्टिक फाइबर में N1 तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, और N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का। तो कौन सी बात इसमें से ट्रू होगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि कोर और क्लैडिंग क्या होता है, पहली बात तो। क्लियर है, देखो ये अगर मैं ऑप्टिक फाइबर बना रहा हूँ ना, ऐसे स्क्रीन पर ध्यान से देखो, तो ये जो चीज है ना जो अंदर की तरफ है, ये डेंसर होनी चाहिए और ये रेयर होनी चाहिए। क्लियर है, जो डेंसर है बेसिकली, जो डेंसर है, राइट, उसको बोलते हैं हम कोर, और जो बाहर है उसको बोलते हैं हम क्लैडिंग। क्लियर है, अंदर है कोर, बाहर क्या है, क्लैडिंग। तो TIR पॉसिबल तभी हो सकता है जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और क्लैडिंग का कम, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, N1 मस्ट बी ग्रेटर देन N2। क्लियर है बात ये वाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला कि एक डायमंड को हमने एक लिक्विड में इमर्स किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्रिटिकल एंगल डायमंड लिक्विड इंटरफेस का वो क्रिटिकल एंगल है वो डायमंड लिक्विड इंटरफेस का एज कंपैरिजन टू क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड वाटर इंटरफेस। क्या, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत आसान है ये चीज भी। देखो अगर मैं बोलता हूँ ना यहाँ पर, देखो जैसे कि ये मान लो क्या है हमारा डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, लाइट डेंसर से रेयर में आ गई तभी इसमें TIR पॉसिबल है। जितना ज्यादा इनका डिफरेंस होगा, देखो साइन IC जो है बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, जितना कम होगा ये डिफरेंस उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्रिटिकल एंगल भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कहने का मतलब, राइट। तो ना यहां पर ऐसा बोला है कि यार वी नो दैट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/m साइन IC। और ऐसे में यहां पर लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1/m साइन IC डैश क्रिटिकल एंगल। अब अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हुआ तो इसके ज्यादा होने से
क्या होगा बेसिकली, क्रिटिकल एंगल किसका ज़्यादा हो जाएगा, डायमंड और उस लिक्विड का जिसके अंदर डायमंड को डाला गया है, राइट। क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होने से जो TIR की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब वाटर के अंदर अगर डायमंड है तो TIR कराना आसान है, क्योंकि जो TIR के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो बहुत कम हो गया। मतलब ज़्यादा एंगल्स है हमारे पास जिस पर लाइट अगर गिरेगी डेंसर से रेयर में जाते हुए तो TIR हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का बढ़ा दिया जाए जिसके अंदर डायमंड को मैं रख रहा हूँ, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो क्रिटिकल एंगल विल बी ग्रेटर। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं यार। इस लास्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि यार यहाँ पर देखो ये क्लैडिंग है, ये अंदर कोर है, राइट। हमको ऐसा बोल रखा है कि जो आउटर कवरिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.44 है, और जो इनर कवरिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 है। आपको बताना है कि रेंज क्या होगी एंगल्स की, कि भाई यहाँ पर किस एंगल से मैं लाइट को गिराऊं सच दैट कि TIR हो, राइट, TIR हो, ठीक है। तो रेंज निकालना बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करो, ये आई डैश को डिफाइन करो। आई डैश कैसे डिफाइन हो सकता है, मैं क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लेता हूँ यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया ना क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम। यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 0.8571। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो C डैश है जब मैं सोल्व करूंगा तो क्रिटिकल एंगल कितना आ जाएगा, 59 डिग्री। मतलब लाइट कम से कम अगर इतने एंगल पर गिरेगी तो लाइट विल नॉट गो स्ट्रेट, लाइट क्या हो जाएगा, वो ग्रेजेस अलोंग सरफेस हो जाएगी, राइट। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना इस डायग्राम को दोबारा। अगर ये वाला एंगल बच्चों 59 डिग्री है, राइट, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, राइट, तो ये जो एंगल होगा कितना होगा, कम से कम कितना होना पड़ेगा इस एंगल को, राइट। सोचे एक बार जरा, देखो 90 प्लस 59 प्लस दिस एंगल x विल मेक 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं ना, ध्यान से देखो जरा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये जो एंगल आएगा ना अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 31 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, स्नेल्स लॉ कहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, स्नेल्स लॉ मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, इस जगह पर ये एंगल मैंने कितना डिफाइन करा अभी, 31 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं, राइट, साइन आई बाई में साइन आर, राइट, और मैं ये निकालना चाहता हूँ ये वाला एंगल कितना है, क्योंकि मुझे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, 1.68, राइट। मुझे ये वाला एंगल पता है, ये कितना है, 31 डिग्री, राइट। तो 1.68 गेट मल्टीप्लाई विद साइन 31 डिग्री, साइन 31 डिग्री अप्रोक्सीमेट साइन 30 जितना ही होगा, यानी कि 0.5। तो जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0.8662, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसका मतलब कि लाइट जो है ना, अगर इस ऑप्टिक फाइबर में, राइट, 0 से लेकर 60 डिग्री के किसी भी एंगल पर टकराएगी, 0 से लेकर 60 डिग्री के किसी भी एंगल पर टकराएगी तो TIR हमेशा होगा, राइट। ये मुझे आइडिया कैसे पता लगा, ये मुझे ऐसे पता लगा कि सबसे पहले मैंने वो क्लैडिंग और कोर से रिफ्रैक्टिव क्रिटिकल एंगल डिफाइन कर लिया, क्रिटिकल एंगल से फिर मैंने ये वाला एंगल डिफाइन कर लिया जो कि अंदर बन रहा है यहाँ पर इस जगह पर, राइट। उससे मुझे ये बार बाहर वाला एंगल पता लग गया, और बाहर वाले एंगल की मैंने रेंज डिफाइन कर दी कि इन एंगल्स पर TIR हो सकता है, राइट। तो ये सब करने के मुझे कितने नंबर मिलने थे, देखो हर एक केस स्टडी क्वेश्चन जो था वो 1-1 नंबर का था, लेकिन हाँ आखिरी वाला केस स्टडी में कैलकुलेशन बहुत थी। अगर अपने आप में क्वेश्चन की बात करूँ तो कम से कम ये 3 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, राइट। तो मेरा इस वीडियो का जो मेन पर्पस था ना बच्चों, सैंपल पेपर को तुम्हारी नजरों के सामने से निकालना था, क्योंकि तुमको पता है यार तुम इस चैनल पर पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हो। अगर हम आप ये वीडियो ना बनाते तो हो सकता है कि तुम शायद सैंपल पेपर भी मत देखते, राइट। तो इस सैंपल पेपर